मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अंतर्गत जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण अवस्था चित्र बनाने की विधि, या हम कहें कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम्स। देखिए, ऑक्सीकरण अवस्था चित्र बनाने की विधि और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि जो जीरो ऑक्सीडेशन अवस्था होती है उस पर सब तत्वों की जो फ्री एनर्जी होती है उसे जीरो मानते हैं। दूसरा है कि प्रत्येक रिडॉक्स अभिक्रिया के लिए जो फ्री एनर्जी चेंज की कैलकुलेशन हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं कि किसके अनुसार, समीकरण 1 के अनुसार। और इसके लिए जो रिडॉक्स अभिक्रिया में उत्पन्न हुए इलेक्ट्रॉन विभव E को हम -Z से गुणा कर लेते हैं, और Z क्या है, उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है जो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीकारक तत्व के एक परमाणु द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। क्लियर? Z क्या है, जो रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकारक तत्व के एक परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। थर्ड पॉइंट है कि जो जीरो है उसे हम कहें शून्य से दाएं हाथ की ओर हम धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखते हैं शून्य से, और बाएं हाथ की ओर जो शून्य है उससे बाएं हाथ की ओर हम ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखते हैं। चौथा ऑक्सीकरण अवस्था चित्र बनाने की विधि का पॉइंट है वो है कि प्रत्येक ऑक्सीकरण अवस्था के लिए यदि फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका जो मान है वो शून्य से ऊपर की ओर होगा। किस सिचुएशन में, जब फ्री एनर्जी का मान धनात्मक है, और यदि फ्री एनर्जी का मान ऋणात्मक है तो जो मान होगा वो शून्य से नीचे की ओर होगा। इस प्रकार यदि शून्य से हम प्रारंभ करके प्रत्येक ऑक्सीकरण अवस्था से रिलेटेड फ्री एनर्जी के बिंदु लगा देंगे, और अंत में हम क्या करेंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था के जो क्रमिक चेंजेज हैं उनसे सब बिंदुओं को जोड़ देंगे। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो कार्बन के लिए अगर एसिडिक और एल्केलाइन मीडियम में ऑक्सीकरण अवस्था चित्र हम देखेंगे तो हमें निम्न प्रकार से बना सकते हैं उसको। कैसे? इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम ऊपर दिए गए लेटिमर आरेख से इलेक्ट्रोड विभव के मानों से इस प्रकार की बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शंस बनाएंगे जो रिएक्शंस क्या करेंगी, शून्य से धनात्मक अथवा ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तन की ओर बढ़े। और इन चेंजेज के लिए जो आवश्यक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है उसे हम ज्ञात कर लेते हैं, और फिर ये जो Z है, जो हमने आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात की है, उसको हम किसके साथ गुणा करेंगे, इलेक्ट्रॉन विभव के मान E के साथ, और इस प्रकार से हम गुणा करने के बाद फ्री एनर्जी परिवर्तन का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब देखते हैं कि कार्बन की अम्लीय और क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण अवस्थाएं की रिएक्शंस। देखिए, अगर आपका एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पर जो रिडॉक्स अभिक्रिया है उसके इलेक्ट्रॉन विभव और फ्री एनर्जी के वैल्यूज किस प्रकार से आते हैं। जब आपका कार्बन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है H2O से रिएक्शन करेगा और CO के रूप में ये परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पर कार्बन की 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में परिवर्तित हो गई, और इलेक्ट्रॉन विभव का मान -0.52 वोल्ट और फ्री एनर्जी यहाँ पर प्राप्त हुई +1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए, जो ये CO बना, कार्बन से CO बना, अब ये CO जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है ये अगेन H2O से रिएक्शन करेगा और H2CO4
का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से +3 में परिवर्तित हो गई, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन विभव अब आएगा वो -0.26 वोल्ट आ रहा है, और जो फ्री एनर्जी प्राप्त हो रही है वो +0.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से ये रिएक्शन आगे आपको नजर आ रही है, इस प्रकार से ये कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं एल्केलाइन मीडियम में। जब कार्बन एल्केलाइन मीडियम में रेडॉक्स अपक्रिया के रूप में रिएक्शंस करेगा तो यहाँ पर कार्बन अगेन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, OH एल्केलाइन मीडियम है, CO के रूप में इसका निर्माण हो गया है, और 0 से +2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट परिवर्तित हो गई है। अब देखिए यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन विभव का मान है वो +31 है, 0.31, और फ्री एनर्जी की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो हुई -0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर अगेन जो CO है उसकी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो CO पहले तो किस में परिवर्तित होगा, C2O4 2- में, और देन उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी चेंज हो गई, +2 से किस में कन्वर्ट हो गई, +3 में, और साथ ही इसका इलेक्ट्रॉन विभव का मान और फ्री एनर्जी का मान भी चेंज हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन विभव का मान कितना हो गया, +0.23, और फ्री एनर्जी कितनी प्राप्त हुई, -1.23। इसी प्रकार से ये C2H4 आगे OH से रिएक्शन करेगा और आगे कार्बोनेट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और साथ ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी परिवर्तित हो जाएगी, और ये सब परिवर्तित होने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन विभव और फ्री एनर्जी की वैल्यूज भी चेंजेस हो जाएंगी। इस प्रकार से आपने देखा कार्बन का एसिडिक और बेसिक मीडियम में किस प्रकार से रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, और साथ में उनके इलेक्ट्रॉन विभव और फ्री एनर्जी के मान परिवर्तित होते नजर आते हैं। अब हम देखेंगे कि शून्य ऑक्सीडेशन स्टेट पर जो फ्री एनर्जी का मान है उसे हम क्या मानेंगे, शून्य मानते हुए आपकी जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनसे रिलेटेड फ्री एनर्जी के मध्य हम क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, और यह ग्राफ अथवा हम कहें उसे ऑक्सीकरण अवस्था चित्र या हम उसे फ्रॉस्ट आरेख बनाते समय हमें निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहली बात क्या है कि जेड का कैलकुलेशन करते समय बैलेंस इक्वेशन में केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या ही नहीं देखते, अपितु हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है या ग्रहण कर रहा है। केवल हम बैलेंस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ही नहीं देखेंगे, वो दो चीज़ों को भी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं अथवा ग्रहण किए जा रहे हैं। आप देखिए इस इक्वेशन के माध्यम से यहाँ पे C2O4 2- एल्केलाइन मीडियम में रिएक्शन कर रहा है, कार्बोनेट बन रहा है, जल बन रहा है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं। देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, लेकिन साथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि C2O4 2- में कितने कार्बन परमाणु हैं, 2, और ये क्या हो रहे हैं, ऑक्सीकृत हो रहे हैं। लेकिन जो जेड का मान है वो क्या है, 1 ही होगा, 2 नहीं होगा। और सेकंड, ग्राफ में किसी अणु परमाणु या आयन की फ्री एनर्जी का मान हमेशा हम शून्य काउंट नहीं करते हैं। आप देखिए यहाँ पर कार्बन H3O+ से रिएक्शन किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, CH3OH का निर्माण हुआ, साथ में निर्माण हुआ वाटर का H2O, और इसके लिए इलेक्ट्रोड का जो मान आया वो आया -0.33 वोल्ट। और यहाँ पर जो जब कैलकुलेशन किया -Z और इसकी गणना की तो ये आया +0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप ग्राफ से देखेंगे कि जो मेथेनॉल है CH3OH की जो फ्री एनर्जी है वो 0 से कहाँ किसके ऊपर गिरेंगे, +0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर की ओर गिरेंगे। लेकिन जो इक्वेशन है CH3OH + H3O+ +2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो ये CH4 मीथेन में कन्वर्ट हो गया +H2O, और इसका जो इलेक्ट्रोड का मान आया वो +0.59 वोल्ट, और ये आपका -Z, और इसके विभव का मान इस प्रकार से ये आपको -1.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होगा।
अब आप देखिए CH4 की जो फ्री एनर्जी प्लस 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ओर गिरेंगे। इस प्रकार कार्बन के लिए जो ग्राफ प्राप्त होगा वो इस प्रकार का प्राप्त होगा। आप देखिए अम्लीय व क्षारीय माध्यम में कार्बन के ऑक्सीकरण अवस्था का चित्र आपको इस प्रकार से इसका ऑक्सीकरण अवस्था चित्र दिखाई देगा। ये जीरो जीरो से लेफ्ट हैंड की तरफ बाएं हाथ की ओर आपकी ऋणात्मक वैल्यूज हैं, दाएं हाथ की ओर आपकी धनात्मक वैल्यूज हैं, और इसी प्रकार से ये आपकी फ्री एनर्जी है। और ये अम्लीय और क्षारीय माध्यम में कार्बन का ऑक्सीकरण अवस्था चित्र आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इस चित्र को अगर आप सरल रूप में देखें तो इस प्रकार से आपको ये प्राप्त होगा। देखिए ये तो आपने जो वाई एक्सिस है उस पे तो फ्री एनर्जी ले ली, और जेड और एक्स एक्सिस पर आपने ऑक्सीकरण स्टेट्स ले ली। अब आप क्षारीय या एल्कलाइन मीडियम के लिए वक्र देखेंगे तो इस प्रकार से डॉटेड डॉटेड ये वक्र है, ये तो है आपका एल्कलाइन मीडियम का। और एक शार्प लाइन आपको ये दिखाई दे रही है, वो आप देखेंगे कि कार्बन ये सेंटर में है, और कार्बन की जैसे जैसे ये CO में कन्वर्ट हुआ, फिर H2CO किस में कन्वर्ट हुआ, H2C2O4 में, और H2C2O4 CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से इसका जो अम्लीय माध्यम का वक्र है वो इस प्रकार से आपको शो होगा, और इसी प्रकार से क्षारीय माध्यम में आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ये आपको ये ग्राफ का ये सरल रूप है। और अब हम क्या देखते हैं कि यदि आप देखेंगे कि किसी एक वर्ग के समस्त तत्वों के रेडॉक्स अपचयन मानों या हम कहें लैटिमर आरेखों की सहायता से फ्रॉस्ट आरेख या कहें ऑक्सीकरण अवस्था चित्र बनाएं, तो उस चित्र की सहायता से उस वर्ग के समस्त तत्वों का एक नज़र में कंपैरेटिव स्टडी किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें 14 या कहें हम 4th A से 17 या कहें 7th A तक के फ्रॉस्ट आरेखों का आप अध्ययन करेंगे तो एसिडिक एंड एल्कलाइन मीडियम में वर्ग 14 के लिए फ्रॉस्ट आरेख चित्र आप देखें इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। ये वर्ग 14 के लिए फ्रॉस्ट आरेख चित्र है। यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, कार्बन है, सिलिकॉन है, और ये टिन, लेड, और इनका ये इस प्रकार से ये फ्रॉस्ट आरेख चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें ये इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं जीरो से लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव और राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव, और ये एक्स वाई एक्सिस पर है आपकी फ्री एनर्जी। तो ये 14 वर्ग के लिए आपका कौन से मीडियम में, अम्लीय माध्यम में फ्रॉस्ट आरेख चित्र है। इसी प्रकार से अगर 14 वर्ग के एलिमेंट्स के लिए अगर आप एल्केलाइन मीडियम में अवस्था चित्र देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल उससे अलग नज़र दिखाई दे रहा है। आप देखिए ये तो अम्लीय माध्यम में था और ये है आपका क्षारीय माध्यम में, तो बिल्कुल ये आपको एक अलग सा ही डायग्राम दिखाई दे रहा है। और ये फ्रॉस्ट आरेख चित्र है, वर्ग तो सेम है लेकिन मीडियम चेंज हो गया, और मीडियम चेंज होने से उसके डायग्राम भी चेंज हो रहा है, उसकी एनर्जीज भी चेंज हो रही है, फ्री एनर्जी चेंज हो रही है। अब आप देखेंगे कि उपरोक्त अवस्था चित्र आपने देखे तो उनमें हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे। पहला तो ये कि सभी तत्व +4th ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन +2 और -4 ऑक्सीकरण अवस्था भी कई कंपाउंड्स में शो होती है। सेकंड क्या कंक्लूजन निकाला कि ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आप देखेंगे कार्बन अगर तत्व का अपन एक्सेप्शन छोड़ दें तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्टेबिलिटी कम होता जाता है। थर्ड कंक्लूजन निकाला हमने कि तत्वों की -4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व भी ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटता जाता है। जैसा कि आपने देखा कि GH4 ऊपर है, उच्च ऊर्जा स्तर पे कैसा है, अस्थायी। SiH4 व CH4 वक्र में नीचे हैं, कम ऊर्जा स्तर पर हैं, तो ये किससे अधिक स्थायी है, GH4 और CH4 से अधिक स्थायी है। और SiO2 सबसे निम्नतर ऊर्जा स्तर पर है, तो ये SiH4 से बहुत अधिक स्थायी है। तो इस प्रकार से आपने वर्ग 14 के लिए
अम्लीय व क्षारीय माध्यम में आपने फ्रॉस्ट आरेख डायग्राम का डिस्कस किया और साथ ही डिस्कस किया हमने ऑक्सीकरण अवस्था चित्र बनाने की विधि के पॉइंट्सों के बारे में। थैंक यू।